ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सब कॉन्ट्रेरी। अब यहाँ से मैंने कई सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जिससे आपको ये सारी डाउट क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उप विपरीत है, सब कॉन्ट्रेरी है? नीचे ऑप्शंस हैं ए और बी ओनली, ए और डी ओनली, बी और सी ओनली, और सी एंड डी ओनली। आपको बताना है सब कॉन्ट्रेरी कौन सा है। सब कॉन्ट्रेरी कौन सा है? वेरी नाइस, वेरी गुड। लास्ट ऑप्शन यानी कि सी और डी है वो सब कॉन्ट्रेरी है। सब कॉन्ट्रेरी का क्या रिलेशन होता है अगर आपको याद है तो वही मैं आपको फिर बनाऊंगा, ए ई आई ओ, है ना, ये फिर बनाया। ठीक है, तो ये बीच वाली लाइन कॉन्ट्राडिक्टरी की हो गई, है ना। बताओ कौन किसका सब कॉन्ट्रेरी होता है, अगर आपको याद है तो बताना प्लीज। अगर आपने आंसर किया है तो आपको याद होगा, ये बीच वाला क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। और ये वाली लाइन है वो सब अल्टरनेशन वाली होती है, आपको पता है ये सब अल्टरनेशन वाली होती है, ये कॉन्ट्रेरी होती है। और ये नीचे वाली क्या होती है, सब कॉन्ट्रेरी। क्या होती है, सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी ये नीचे वाली होती है, यानी कि सम और सम नोट क्या होती है, जो सम और सम नोट वाला है, आई और ओ आपस में क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी होता है, यही होता है। अरे बोलो भाई कुछ तो, आई और ओ यही होता है ना सब कॉन्ट्रेरी। यस और नो, यानी कि सम और सम नोट वाला जो होगा वापस में सब कॉन्ट्रेरी होगा। यस और नो, क्यों नहीं बोल रहे भाई सारे बच्चे, होगा ना, बिल्कुल। तो सब कॉन्ट्रेरी सम और सम नोट का देख लो, तो ये सेंटेंस सम का है और ये देखिए सम नोट का है, तो ये आपस में सब कॉन्ट्रेरी हो गए, यही पूछ रहा है ना। बस आप कुछ नहीं देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ और कुछ नहीं वाला आपको देखना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सटीक, एक बार समझने की बात है। अगर आपको ये स्केयर ऑफ अपोजिशन समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, फटाफट आंसर आएंगे। जिस बच्चे को समझ में आ रहे हैं वो फटाफट आंसर कर भी रहा है, वेरी नाइस। हेलो फ्रेंड्स, जून 2025 के लिए हमने पेपर वन के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें 10 की 10 यूनिट्स विद PYQs हैं। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे ज्वाइन करना है, अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में जाके अपनी मोबाइल ऐप SWMG से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त रिविजनरी कोर्स रहने वाला है। अगर आप विलिंग हैं तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इधर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इधर फिर आपको पूछा है कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट है, एक तरह से वहीं से ये कंसेप्ट आएंगे। आपको इधर कुछ लिस्ट के स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पे पूछा है कौन सा तार्किक रूप से समान है, यानी कि ये स्टेटमेंट ए इधर लिखे हुए लिस्ट वन और लिस्ट टू के मैच करिए कि ये स्टेटमेंट आपस में समान है, एकदम इक्विवेलेंट है लॉजिकली। कौन कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं, आप मैच करिए, मैच करिए। फटाफट मैच करिए। इसका राइट आंसर बता दूं मैं, इसका राइट आंसर होगा थर्ड। ए का 3, बी का 1, सॉरी ए का 2, सॉरी ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा, डी का 3 होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन है वो राइट होगा। जैसे देखिए पहला कह रहा है कि नो फिश आर मैमल्स, कोई भी मछली स्तनपायी नहीं होती, तो सीधी सी बात है नो मैमल्स आर फिशेस, यहाँ पे ये सेम है। अगर इसको सर्कल बना के भी देखें, ये फिश वाला सर्कल है, ठीक है, और ये मैमल्स वाला सर्कल है। अगर आपको पढ़ाया भी है, ये बात बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल बात में की है, तो ये मैमल्स है। तो नो फिश आर मैमल्स, यानी कि फिश ये है और ये मैमल्स है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा बनेगा, है ना। तो और नो मैमल्स आर फिश, तो इनका ही ऐसा बन रहा है, सेम बन रहा है, देखिए, क्योंकि मैमल्स और फिश में कोई रिलेशन नहीं है, तो ए के साथ हमने दो मैच कर दिया। अगर मैं कहूँ कि ऑल जो फिश है, ये सारी की सारी फिश है ना, ये सारी की सारी फिश मैमल्स है, अगर इस ये फिश को मैंने कवर कर दिया मैमल्स के साथ, ये कर दिया, तो ये मैच कर क्या कर रहा है कि नो फिश आर नॉन मैमल, यानी कि कोई भी मछली गैर स्तनपाई नहीं है, क्योंकि सारी की सारी मछली स्तनपाई है, क्योंकि ऑल फिश आर मैमल है ना। देखो ये सारी की सारी फिश है, ये किसने घेर रखा है, मैमल्स ने घेर रखा है, तो ये सारी की सारी फिश मैमल्स है। तो बिल्कुल बी का 1 हो गया कि कोई फिश ऐसी नहीं है नॉन मैमल है, सारी की सारी मैमल है, तो बी का 1 हो गया।
सी का 4, सी क्या है देखिए, सम फिशेज आर मैमल्स, तो सम फिशेज ऐसे बनेगा, ये फिश है मान लो, इतना पार्ट मान लेते हैं इसका मैमल है, इतना पाला, ठीक है, ये पार्ट मैमल है ये वाला। तो अब इसके लिए कौन सा इक्विवेलेंट हो गया, सम मैमल्स आर फिशेज। ये की बात है कि सब फिशेज आर मैमल्स या सम मैमल्स आर फिशेज, क्योंकि अगर ये मैमल्स है, ये फिश भी है और ये फिश है वो मैमल्स भी है, इतना पार्ट जो बीच में मिलाया मैंने, ठीक है। तो सी का हो गया 4, और सम मैमल्स आर नॉट फिशेज, तो ऐसा ही डायग्राम बन जाएगा इसमें। अगर ये मैं फिशेज की बात करूं और ये मैं ये कह दूं कि इतना ही मैमल्स हैं, लेकिन ये वाला पार्ट जो बच गया ये मैमल्स नहीं है, देखो ये वाला, ठीक है, क्योंकि जो मैंने और यहाँ पे किया है ओवरलैप वही मैमल्स है। तो सम मैमल्स आर नॉट फिशेज, तो इसका सम मैमल्स आर नॉन फिशेज, ठीक है। डी का बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि ये वाली फिशेज है ये मैमल्स नहीं है। तो बिल्कुल आराम से समझ सकते हो, और बिल्कुल सिंपल है, बस डायग्राम बना लो कि ऑल को पूरा कवर करोगे, सम को कुछ भाग कवर करोगे, है ना, और अगर रिलेशन नहीं है तो दूर दूर बनाओगे। ये समझ में आ रहा है ना सभी को? अरे बोलो भी, प्लीज बोलो रे बोलो तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत कथन का चयन करना है। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए। आप 1 मिनट होल्ड रखना प्लीज, आप इतने क्वेश्चन का आंसर करना। क्या होगा इसका आंसर भाई? इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है आपको। इनकरेक्ट, पहला क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट द टेक्निकल टर्म करेक्ट एंड इनकरेक्ट आर यूज्ड। आर्ग्यूमेंट के बारे में मुझे एक बात बताइए, कभी करेक्ट या इनकरेक्ट आप चूज करते हो क्या? अरे बोलिए। आर्ग्यूमेंट के बारे में कभी आप करेक्ट और इनकरेक्ट चूज करते हो क्या? क्या बात कर रहे हो आप, कैसे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो? आर्ग्यूमेंट के बारे में आप करेक्ट या इनकरेक्ट चूज करते हो या वैलिड या इनवैलिड, बताइए बताओ। क्या यूज करते हो आर्ग्यूमेंट के लिए, वैलिड इनवैलिड या करेक्ट एंड इनकरेक्ट? बोल जाओ। तो फिर ये यही यही है वो गलत हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ये कह रहा है इन द केस ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट टेक्निकल टर्म करेक्ट एंड इनकरेक्ट आर यूज। कहाँ यूज करते हो, गलत सही कहाँ यूज करते हो, वैद्य या अवैध यूज करते हैं, तो यही कथन गलत हो गया। ये और तो सही है, इंडक्टिव आर्गुमेंट आर नाइदर वैलिड नॉर इनवैलिड बट इवैल्यूएटेड एज बेटर एज ऑफ। आप कहाँ पे ये करते हो भाई? ये राइट आंसर इसका क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर 1 मिनट होल्ड रखना प्लीज, 1 मिनट मैं लॉक कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए होल्ड रखना सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये राइट आंसर इसका फर्स्ट, समझ में आई ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म रिगार्ड डिडक्शन एंड इंडक्शन इज एज इनसेपरेबली रिलेटेड। सेकंड कह रहा है द न्याय स्कूल ऑफ क्लासिकल इंडियन स्कूल रिगार्ड्स डिडक्शन एंड इंडक्शन एज टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम प्रोसेस। दोनों स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है, फिर राइट आंसर करना है। क्या होगा? अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, अरस्तु का न्याय वाक्य निगमनम और आगमन को अविभाज्य रूप से संबंधित मानता है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि शास्त्रीय भारतीय दर्शन का न्याय स्कूल कटौती और आगमन को एक प्रक्रिया के दो पहलुओं के रूप में मानता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसमें बेसिकली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, याद रखना, ये नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि जो अरिस्टोटेलियन का सिलोजिज्म है वो बेसिक ये कह रहा है कि डिडक्शन और इंडक्शन को सेपरेटली रिलेट करता है,
ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म है वो प्राइमरली डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करता है, नॉट इंडक्शन। डीजीपी वाली, जनरल टू पर्टिकुलर वाला को बेसिकली ये यूज करता है, याद रखना, ठीक है ना, प्लीज याद रखना इसको, ठीक है। और जबकि ये सेकंड स्टेटमेंट है कि द न्याय स्कूल ऑफ क्लासिकल इंडियन स्कूल रिगार्ड डिडक्शन एंड इंडक्शन एज टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रोसेस, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, इसको नोट करके रखना, ठीक है भाई। आगे चलूं? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू स्टेटमेंट, आपको बताना है इनके बारे में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पर विद्या मीन्स नॉलेज दैट ट्रांसीडेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस। पर विद्या का अर्थ है वह ज्ञान जो मानव अनुभव को पार करता है। और सेकंड स्टेटमेंट अपर विद्या मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। अपर विद्या का अर्थ है मानवीय अनुभव पर आधारित ज्ञान। आपको दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है, पर विद्या और अपर विद्या क्या होती है। तो ये बेसिकली बताइए सभी, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है। स्टेटमेंट पहला भी ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है आप लोगों से ना। पर विद्या का मतलब जो होता है ना, पर विद्या का मतलब होता है नॉलेज दैट ट्रांसीडेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस। पर विद्या का अर्थ है वह ज्ञान जो मानव अनुभव को पार करता है, बिल्कुल। स्टक है क्या, एक बार बताइए प्लीज। हेलो? कोई नहीं, थोड़ा सा हो जाए ना स्टक तो बता देना, क्योंकि इंटरनेट का काम चल रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। ये बहुत स्टेटमेंट ठीक है, पर विद्या और अपर विद्या याद रखना, ये गलत होते हैं बहुत सारे बच्चों के। पर विद्या मीन्स नॉलेज दैट ट्रांसीडेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस, अपर विद्या मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। अपर विद्या, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पर विद्या इज डिफाइंड एज द इंट्यूटिव विजन ऑफ नॉन ड्यूअलिटी, है ना, इज द ट्रांसीडेंटल नॉलेज which is beyond all limit of knowledge, है ना, experience and reason which is beyond intellect mind and sense, है ना। बिल्कुल जो परविद्या को अद्वैत की सहज दृष्टि के रूप में परिभाषित किया गया है, यह पारलौकिक ज्ञान है। जो परविद्या है, जो ज्ञान अनुभव और कारण की सभी सीमाओं से परे है, जो बुद्धि मन और इंद्रियों से परे है, यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस से परे जाके है। जबकि जो अपरविद्या है उसका बेसिकली मतलब है ह्यूमन एक्सपीरियंस जो होता है, मानव अनुभव पर आधारित ज्ञान होता है, वो अपर विद्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, करिए क्वेश्चन को। कह रहा है ए वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट विद ऑल ट्रू प्रीमिसेस विल लीड टू ए ट्रू कंक्लूजन। और रीजन कह रहा है इन ए वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट द कंक्लूज फॉलो फ्रॉम द प्रीमिसेस विद एब्सोल्युटली नेसेसिटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, शुरू के लेक्चर्स में ही हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, तो सारे बच्चे इसका ठीक आंसर करें प्लीज, रिक्वेस्ट है। एसएसएल रीजनिंग का क्वेश्चन फटाफट आंसर करें। इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और बेसिकली करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। क्योंकि पहला असर्शन क्या कह रहा है? कह रहा है ए वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट विद ऑल ट्रू प्रीमिसेस विल लीड टू ए ट्रू कंक्लूजन। जब हम वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तब यही बात करते हैं कि वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कब होगा, जब सारे के सारे जो प्रीमिसेस है वो ट्रू है, तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा। यही हम वैलिड की बात करते हैं और यही कहा गया है। और इसका रीजन भी दिया हुआ है, कह रहा है इन वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट द कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम द प्रीमिसेस विद एब्सोल्यूट नेसेसिटी। बेसिकली वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट तभी कहेंगे ना क्योंकि जो कंक्लूजन है वो प्रीमिसेस को कंप्लीटली फॉलो करता है, और वो प्रीमिसेस पे ही डिपेंड है, पूर्व पक्ष वाक्य पे ही है। जब हम शुरुआत में थियोरिटिकल नॉलेज बात करते हैं तब मैं बात करता हूँ कि आर्गुमेंट डिडक्टिव आर्गुमेंट है, इंडक्टिव आर्गुमेंट है, अबडक्टिव आर्गुमेंट है, वैलिड इनवैलिड, साउंड अनसाउंड,
ये सब बात करते हैं और बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। प्लीज आप रिवीजन करें सारे स्टूडेंट्स। आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। और चित्त को शांत रखें, खुश रहें। और लास्ट रिवीजन एक और ले लीजिए लॉजिकल रीजनिंग का आप अपने थ्योरेटिकल पार्ट का, फिर हम क्वेश्चंस के साथ आने वाले हैं। तब तक आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और मजा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि अब हाँ ये सही हमारा हो रहा है कुछ, अब लग रहा है ना? ठीक है, तो ये करके आइए अब। कल ही मिलते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग को फटाफट कल हम थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ लीजिए, फिर हम प्रैक्टिस करके कल लॉजिकल रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन का सेशन होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।